नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका सेल, डीआरडीओ, इसरो, यूपीपीसीएल, टीजी2, एमपीपीजीसीएल, बिहार पीसीएल, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रखे गए हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर मैलेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। और आरी के बारे में देख लेते हैं कुछ जानकारी, जैसे कि इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि ड्रिलिंग मशीन जो होती है, वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डेड डैश के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग होता है। सही उत्तर जो कि मोटाई का मापन के लिए उपयोग होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोटाई के मापन के लिए बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, बेंच वाइस डेड बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेंच वाइस का आकार जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। यह जब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार है। विद्युत कार के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूं, जो कि डिवाइस का आकार चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चिपिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए, हैक्सा से काटते समय जाप को सहारा देने के लिए और ड्रिलिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए। यहाँ पर इसके यानी उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है, यानी सभी इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी इकाई क्या है? सही उत्तर ओम इंटू मीटर होता है। जैसे कि यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध यानी इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आर बराबर रो एल अपान होता है, जो कि ये आपका फार्मूला होता है। इस प्रकार यहाँ पर मात्रकों में रूपांतर करने पर यहाँ पर रो बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान एम, यहाँ एम से एम कट जाएगा और यहाँ पर ओम इंटू मीटर आपका मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आर बराबर रो एल अपान ए, इस समीकरण में रो क्या दर्शाता है? सही उत्तर प्रतिरोधकता दर्शाता है। जो कि इसमें रो जो है प्रतिरोधकता दर्शाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। इसमें एल चालक की लंबाई तथा ए अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल को दर्शाता है। अगला प्रश्न, संवाहक की लंबाई और अंतःपृष्ठ काट का क्षेत्रफल क्रमशः डैश डैश होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होती है। सही उत्तर 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं, जो कि रो बराबर आर ए अपान एल होता है, जो कि इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, तापमान पर, ये सभी पर आपको निर्भर करता है। जैसे कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है, और जैसे कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि इस प्रकार फार्मूले से देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न,
जब दो आवेशी चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि। सही उत्तर विभव एक समान है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जब दो आवेशी चालकों का विभव समान हो और उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो उसके आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। समानता विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न, एक टेस्ला का मान होता है। सही उत्तर जो कि 10⁴ होता है, एक टेस्ला बराबर। अगला प्रश्न, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसका सामर्थ्य में वृद्धि होगी। सही उत्तर जो कि यहाँ पर सिंपल सा फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि P = I² R होता है, जो कि इसमें R जो है कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि इस तरह हल करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 16.64, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं आप इस प्रकार। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं जो कि कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है। सही उत्तर E = mc² इसका उत्तर है। जो कि हम यहाँ पर देखते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण जो है E = mc² होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। जो कि प्रकाश की गति आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया है। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधकों द्वारा उपभोग की गई शक्ति 200 वाट है तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो कि इस प्रकार देख सकते हैं 200 वाट का और 2 ओम का जो मतलब 2 ओम के रजिस्टर को यहाँ पर इस प्रकार सॉल्व करेंगे जो कि P1 × R1 बराबर P2 × R2 इस प्रकार यहाँ पर P2 निकालेंगे जो कि इस फार्मूले पर पूरा मान रख देंगे। आपका यहाँ पर 100 वाट निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका 10 वाट निकल कर आ जाएगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका 100 आएगा दोस्तों, 100 आएगा यहाँ पर 100 देख सकते हैं, इसका 100 आएगा सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूं, यदि एक प्रतिरोधक में वोल्टता को आधा कर दिया जाता है तथा प्रतिरोधक के मान को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोधक में अवधि क्षयित शक्ति डैश है। सही उत्तर यहाँ पर देखते हैं जो कि मूल मान के 8 में से 1 ये इसका सही उत्तर है। जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे इस प्रकार ये समीकरण आपका मान लो ये आपकी डेरिवेशन किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वैद्युत ऊर्जा की इकाई है। सही उत्तर वोल्ट एम्पियर × घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट आवर या वोल्ट एम्पियर × घंटा के तुल्य होती है। जैसे कि BOT यूनिट को यह भी कहा जाता है। सही उत्तर जो कि kWh कहा जाता है। BOT यानी बोट ऑफ ट्रेड, यानी BOT को यूनिट में दर्शाते हैं जो किलोवाट आवर से संबंधित है। अगला प्रश्न, एम्पायर टेप बना होता है, किसका बना होता है। सही उत्तर वार्निश कैम्ब्रिक का बना होता है। देख लेते हैं यहाँ पर जो है एम्पायर टेप वार्निश कैम्ब्रिक का बना होता है। यह वार्निश लेपित टेप के रूप में संसेचित सूती कपड़ा होता है जिसे एम्पायर टेप कहा जाता है। इसे केबल पर लगाने के पश्चात उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं जिससे एम्पायर टेप की विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरलता से सरके। इसके अतिरिक्त यह नमी शोषक होता है जिस कारण इसके ऊपर शीशे का आवरण लगाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है। आपको बताना इसमें से विद्युत रोधक कौन सा है, यानी इंसुलेटर जिसमें करंट बहता नहीं है। यह आपका प्लास्टिक है जो कि इसका सही उत्तर है। चांदी आपकी इसमें करंट बहता है जो कि ये आपके होते हैं, यानी विद्युत के चालक होते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी के साथ होता है वो चालक यानी कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है अर्धचालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा को प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधक या अचालक कहलाता है। ये सारी जानकारी आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, एक केबल में होता है क्या होता है, आपको बताना है। एक केबल में आपका जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर एक केंद्रीय कोर या स्टैंडर्ड कोर चालकों में कई कोर होते हैं। बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक ठोस पदार्थ या विद्युत रोधी चालक होता है। यहाँ पर आपका जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूं, इस प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों के एक एकल विद्युत रोधी चालक या एकल या स्टैंडर्ड की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। एक केबल में एक चालक या दो से अधिक चालक होता है, जो कि एक दूसरे से आपस में विद्युत रोधी आवरण से ढके होते हैं। इसके ऊपर लेड शीट, पश्चात स्टील टेप आर्मर तथा सर्विंग प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, केबल कर्ण को लक्स को डैश डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर केबल सूज कहते हैं। केबल कर्ण को यानी लक्स को केबल सूज कहा जाता है। केबल लक्स को किसी स्थान पर लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि प्रभावी विद्युत के 1.414 के 4 बर की आवश्यकता होती है। एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता प्रभावी विद्युत के 1.414 बार होती है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि किसी प्रकार की तरंग का आरएमएस और अधिकतम मान बराबर होता है। सही उत्तर वर्ग तरंग के बराबर होता है। पूर्ण तरंग के लिए आरएमएस मान, शिखर व औसत मान बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, यदि तरंग का शिखर मान इतना है, मतलब शिखर मान है, तो वर्ग तरंग का आरएमएस मान क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि तरंग का शिखर मान यहाँ पर VPK हो जाएगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। वर्ग तरंग, दिशी तरंग, आयताकार तरंग का आरएमएस मान बराबर VPK होगा, जो कि ज्या तरंग का वर्ग माध्य मूल मान यहाँ पर देख सकते हैं V/√2 होगा। त्रिभुजाकार तरंग का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है, जो कि V/√3 होता है। चलिए, जयवक्री तरंग रूप में औसत मान होता है। सही उत्तर 2E max/पाई होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मान देख लीजिए, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 0.637 ये इसका आपका होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक साइन वेव का धनात्मक मान अधिकतम कब होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री पर अधिकतम होता है। एक साइन वेव का अधिकतम धनात्मक मान 90 डिग्री पर होता है। प्रत्यवर्ती धारा में धारा वेव फॉर्म के चलती है। जब यह 90 डिग्री के कोण पर होती है, तब ही इसका मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, तो इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी तो अब इसका प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा है, कोई तार है, इसकी लंबाई खींचकर दोगुनी कर देंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4R हो जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यानी एक R ओम है, तो इस तार की लंबाई बढ़ा कर दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध जो है 4R हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं R बराबर ρl/A होता है, और लंबाई बढ़ेगी तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, जो कि इस प्रकार घटेगा। यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। सही उत्तर लंबाई और परिच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसा कि चालक का प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो कि R बराबर ρl/A फार्मूला होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है। सही उत्तर आपका है सतहों से ऑक्साइड को निकालना होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स को सतहों से ऑक्साइड को निकालना होता है, और सोल्डरिंग क्रिया में सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार के सहायक होता है। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, यह जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीकरण से बचाती है, और यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है आपका, यह सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है, और ऊष्मा को जाप तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है।
अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रेंजिंग करते समय निम्न से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर पीतल का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा Z डैश के बराबर है। सही उत्तर R के बराबर है। यहाँ पर जैसे कि आपका RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद XL बराबर XC होता है, जो कि Z बराबर यहाँ पर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका R आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा है, आप देख लेना। अगला प्रश्न, एक प्रेरक की प्रतिबाधा एक विशिष्ट आवृत्ति F पर एक संधारित्र की तुलना में दोगुना है, अगर उन्हें सीरीज में जोड़ा जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? सही उत्तर जो कि F/√2 होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक प्रेरक की प्रतिबाधा एक विशिष्ट आवृत्ति F पर एक संघ संधारित्र की तुलना में दोगुना है, अगर उन्हें सीरीज में जोड़ा जाए तो अनुनादी आवृत्ति F/√2 है। प्रेरक प्रायः धारा परिवर्तन का विरोध करती है। अगला प्रश्न, किसी ज्या तरंग में 15 डिग्री और 30 डिग्री पर तात्क्षणिक मान 2 एम्पियर और 6 एम्पियर है, तो 165 डिग्री पर ज्या तरंग की तात्क्षणिक मान क्या होगा? सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है और यहाँ पर आपको फार्मूले पर जैसे कि मान यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चित्रानुसार आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 165 डिग्री पर 2 एम्पियर की धारा यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए 2 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि एक साधारण 40 वाट 120 वोल्ट ताप दीप्त लैंप को जलाने के लिए कितने एम्पियर की आवश्यकता होती है? जैसे कि यहाँ पर पावर फैक्टर को 1 मान लें, तो यहाँ पर देखते हैं, जो कि वोल्टेज दिया गया है, पावर फैक्टर दिया गया है 1, और यहाँ पर फार्मूला होता है P बराबर VI cos थीटा होता है। यहाँ पर मान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 0.3 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है? सही उत्तर अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, इसका कार्य होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा बनाया जाता है, जिससे वह अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। सचल वैद्युतिक उपकरणों की मेन लीड को सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। 2 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट की क्षमता में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है? सही उत्तर ICTP स्विच होता है। जो कि यहाँ पर देखते हैं, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच ICTP है। यह 2 पोल या 3 पोल एक पथ स्विच होता है। अगला प्रश्न, लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है? सही उत्तर भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में इसका प्रयोग आवश्यक है। देख लेते हैं, जो कि लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में आवश्यक है। यह एक SP यानी स्विच की आकृति वाला लघु परिपथ वियोजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ओवरलोड अवस्था में स्वतः ही ऑफ हो जाता है। ये परिपथ वियोजक 5 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर के और 230 वोल्ट क्षमता तक के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? सही उत्तर जो कि भू संपर्क प्रदान करने के लिए यानी अर्थिंग के लिए प्रदान की जाती है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन मोटी और लंबी होती है, यह अर्थिंग के लिए यानी भू संपर्क प्रदान करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2 है तो उनके विद्युत रासायनिक तुल्य भार Z1 और Z2 है, तो क्या होगा फार्मूला? सही उत्तर जो कि आपका M1/M2 बराबर Z1/Z2 होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रकार, जो कि यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2 है तो उनके विद्युत रासायनिक तुल्य भार बराबर Z1 और Z2 है, तो आपका फार्मूला होता है M1/M2 बराबर Z1/Z2 संबंध होगा इससे। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन में अगर विद्युत अपघट्ट से होकर बहती धारा दुगनी हो जाए
तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान डैश डैश है। सही उत्तर दोगुना हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत अपघटन में अगर विद्युत अपघट से होकर बहती धारा दुगनी हो जाए तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रोड पर मुक्त द्रव्यमान भी दोगुना हो जाएगा, जो कि इस प्रकार m बराबर ZIT फार्मूला होता है। इसके अनुसार आपका दोगुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लोहे के एक टुकड़े पर सोने की परत का विद्युत लेपन किया जाना, यदि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 50 एम्पियर है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का परिमाण 0.0003 है, तो 10 मिनट में इसकी सतह पर लगने वाले सोने की परत का द्रव्यमान क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर आपका पूरा मान दिया गया, धारा दी गई है और रासायनिक तुल्यांक दिया गया है और समय दिया गया है, जो कि फार्मूले पर मान रखेंगे m बराबर ZIT। जेड का मान आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आई का मान दिया गया है 50 एम्पियर और टी का मान आपका 10 मिनट दिया गया है। इसे सेकंड में बदलेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, आपका 9 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी के निक्षेपण के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर m आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि z बराबर आपका दिया गया है। यहाँ पर इसे z में बदलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस फार्मूले पर इसे बदल कर इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर मान रख देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 × 10⁴ कूलाम हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख सकते हैं इस प्रकार सॉल्व किया है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश डैश कार्यरत होता है। सही उत्तर जो कि रिलक्टेंस कार्यरत होता है। चूंकि परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप रिलक्टेंस कार्यरत होता है, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार रिलक्टेंस फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। जैसे कि फार्मूला देख सकते हैं, जो कि रिलक्टेंस यानी MMF अपान फाई होता है, यानी NI अपान फाई, यानी S जो आपका रिलक्टेंस को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है। सही उत्तर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है। सही उत्तर एल्युमिनियम जो है द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम द्रव चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ है तथा लोहा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, और कांच एक डायमैग्नेटिक पदार्थ है। निकिल भी एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। सही उत्तर उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का आसान तरीका उत्तेजित कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है। सही उत्तर इकाई क्षेत्रफल लंबवत रखे गए बलाघूर्ण से। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य इकाई क्षेत्रफल रखे गए बलाघूर्ण से है। चुंबकीय आघूर्ण इकाई क्षेत्रफल लंबवत रखे गए बलाघूर्ण को कहते हैं। यह एक सदिश राशियाँ होती हैं। इसकी इकाई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला आपका दिया गया है। यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर प्रति टेस्ला होता है, या आप जूल प्रति टेस्ला बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, जो कि यहाँ पर निम्नलिखित सर्किट में बिंदु ए और डी के मध्य प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस होगा। यहाँ पर ये आपका तीनों आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। समांतर के लिए यहाँ पर आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। इस प्रकार आप फार्मूले पर रख सकते हैं। L2 यहाँ पर मान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 एम्पियर यानी 1 हेनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार सॉल्व किया गया। हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं।
जैसा कि 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए है। 3 फेज के लिए स्टार में जो आप देख सकते हैं, इसमें स्टार में जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के यहाँ पर आपका बराबर होता, यानी आपके लाइन धारा फेज धारा के बराबर होते हैं, जो कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है। चलिए देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जैसा कि किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए तो आवृत्ति यदि दुगनी कर दी जाए तब प्रतिघात हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपका XC बराबर 1/2πfc होता है, जो कि XC धारिती प्रतिघात, FC जो होता है आवृत्ति होती है। फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार इसे सॉल्व किया गया। जैसे कि यहाँ पर मान रखेंगे तो FC2 बराबर 2FC1 यहाँ पर मान रख देंगे तो यहाँ पर XC2 बराबर आपका 5 निकल कर 5 ओम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, हथौड़े के निम्नलिखित में से किस भाग को उपयोग रिवेटिंग और बेंडिंग कार्यों के लिए किया जाता है। सही उत्तर पिन के लिए। रिवेटिंग और बेंडिंग कार्यों के लिए बॉल पिन, क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन का उपयोग किया जाता है। पिन हेड का दूसरा सिरा होता है। अगला प्रश्न, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग हम करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर यह लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। इसका उपयोग पतले तारों को पकड़ने, ऐंठने व छोटे आकार के नटों को कसने तथा खोलने के लिए होता है। अगला प्रश्न, इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर राउंड नोज प्लायर का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि तार के इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर राउंड नोज प्लायर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि तार में कट न लगे और इंसुलेशन आसानी से हट जाए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि निम्नलिखित उपकरण यंत्र की पहचान करना है आपको। ये कौन सा आपका उपकरण, यानी आपका ये कौन सा उपकरण है, आपको बताना है। सही उत्तर ये फ्लैट नोज प्लायर आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट की आकार यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर चित्र में फ्लैट नोज प्लास है और पतले तारों में आवश्यक ऐंठन लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। वही वायर स्टीपर का प्रयोग तार को छीलने में किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए। सही उत्तर 20 डिग्री से कम पर रखना चाहिए। किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू को 20 डिग्री से कम रखना चाहिए। अगला प्रश्न, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु और अग्रगामी छिद्र के निर्माण के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पोकर का प्रयोग लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी यानी पायलट छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। यह कार्बन स्टील का बना होता है, जो कि पोकर या सुम्मी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भू क्षरण रिले ट्रिप हो जाती है जब न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टता सीमा। सही उत्तर निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है, तभी आपकी ट्रिप हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, अर्थ लीकेज रिले ट्रिप करता है जब अर्थ वोल्टेज का मान निर्धारित सेट मान से अधिक हो जाता है, तो यह एक विद्युत सुरक्षा उपकरणों को धात्विक भाग को ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि लीकेज होने पर लीकेज धारा ग्राउंड में अर्थ लीकेज रिले से होकर जाती है। अगला प्रश्न, ISI कोड के अनुसार भू संबंधन के लिए कौन से रंग की तार की संस्तुति की गई है। सही उत्तर हरे रंग की संस्तुति की गई है। ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन या अर्थिंग के लिए हरे रंग का तार का उपयोग में लाया जाता है, जबकि न्यूट्रल तार का रंग काला होता है। अर्थिंग का प्रतिरोध जहां तक कि हो सके कम से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो कि 60-60-1 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम मान सीमा कितनी है। सही उत्तर 1 मिली एम्पियर होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो कि दिया गया 60,601 चिकित्सा विद्युत उपकरणों की सुरक्षा और आवश्यक प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों की एक श्रृंखला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कमीशन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह पहली बार 1977 तथा
नियमित रूप से अद्यतन एवं पुनर्गठित किया गया है। इसके अनुसार भूचरण धारा की अधिकतम सीमा 1 मिली एम्पियर होती है। अगला प्रश्न, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा भू तल से 3 मीटर गहराई तक यानी नमी प्राप्त होने तक खोदा जाता है। अर्थिंग की यह विधि नमी वाले स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है। सही उत्तर जीआई के लिए आप यहाँ पर 60 गुणे 6.35 mm होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोल्डर धातु की मुख्य विशेषता क्या है। सही उत्तर पिघलने का तापमान कम है इसका उत्तर है। देखते हैं यहाँ पर जो कि इस प्रकार सोल्डर धातु की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गलनांक अर्थात पिघलने का तापमान कम होता है। सोल्डर विभिन्न प्रकार का होता है जैसे कि नरम सोल्डर, कठोर सोल्डर इत्यादि होते हैं। जैसे कि हस्त सोल्डरन यानी कटाका में टाका लगाने वाले लोहे की नोक को डैश डैश पर गर्म किया जाता है। सही उत्तर 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। हस्त सोल्डरन यानी टाका में टाका लगाने वाले लोहे की नोक को 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ताप पर गर्म किया जाता है। चलिए, जैसा कि सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए स्पेस फिलर अलाउ पिघलने का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। सही उत्तर 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए स्पेस फिलर अलाउ पिघलने का न्यूनतम तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टिन की अधिक मात्रा इस प्रकार की मुलायम सोल्डरिंग का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, स्पैल्टर सोल्डरिंग में कौन सी मिश्र धातु उपयोग में नहीं लाते हैं। सही उत्तर जो कि 33% तांबा और प्लस जस्ता जो है 67% इसका उपयोग में नहीं लाते हैं, जबकि बाकी सभी धातु को हम मिश्र धातु को प्रयोग में लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कोल्ड सोल्डर किसे कहते हैं। सही उत्तर डिस्टर्ब जोड़ यानी विक्षुब्ध जोड़ को कहते हैं। कोल्ड सोल्डर को ड्राई जॉइंट भी कहते हैं या डिस्टर्ब जॉइंट व ओवर नेटेड जॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, मृदु सोल्डर का गलनांक डैश डैश के नीचे होता है। सही उत्तर 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। मृदु सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री से कम होता है तथा कठोर सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री से अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को मिलाकर किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो कि आपका दिया गया, पी टाइप बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे कि बोरान, एल्युमिनियम इत्यादि मिलाई जाती है। एन टाइप बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे कि यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 और आपका टेक्निकल हेल्पर हो गया, आपका पंजाब PCL में वैकेंसी चल रही है, सेल, इसरो, DRDO, कोई भी एग्ज़ाम हो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, यहाँ से आप वीडियो देखकर चले जाना, आपका सिंगल सभी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मेरी सभी प्लेलिस्ट पूरी देख लेते हैं और इसे जो सवाल हैं इसे अपने हिसाब से हल कर लेते हैं जो कि दिया गया है, आपका एक भी सिंगल सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जो कि सभी प्रश्न इसी में से मिल जाएंगे। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना चाहिए साथ में, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और इतनी बड़ी क्लास आपको लेकर आते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। अगला प्रश्न, अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है। सही उत्तर 1 संधि होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डायोड एक अर्धचालक संधि होती है जो कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें पी तथा एन के मध्य एक जंक्शन उपस्थित होता है जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डायोड के संदर्भ में PIV का पूरा नाम क्या होता है। सही उत्तर पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि डायोड एक अर्धचालक डिवाइस होती है जो अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। जब डायोड को एक दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं तो PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज का अधिकतम मान होता है जो कि डायोड के रिवर्स बायस होने पर इनपुट चक्र के शीर्ष पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न,
जीनर डायोड का मुख्य कार्य है सत्तर आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना है। यहाँ पर मैं अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 132 किलोवोल्ट से अधिक प्रचालन वोल्टता के लिए निम्न में से कौन से केबल उपयोग किए जाते हैं। सत्तर जो कि अतिरिक्त अति वोल्टता यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल उपयोग किए जाते हैं। देख लेते हैं। जो कि लो टेंशन के लिए आप यहाँ पर 1 किलो वोल्ट तक इसको रख सकते हैं। उच्च यानी हाई टेंशन के लिए यहाँ पर केवल 1 किलो वोल्ट से अधिक 11 किलो वोल्ट तक के बीच में रखी जाती है। अति तनाव यानी सुपर टेंशन केबल के लिए 11 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक रखा जाता है। अति उच्च तनाव यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल के लिए आपका 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक होती है। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल के लिए 66 किलो वोल्ट से लेकर सॉरी दोस्तों 132 किलो वोल्ट तक रखा जाता है। अगला, गैस प्रेशर केबल का स्टील पाइप डेड डैश पर नाइट्रोजन से भरा होता है। सही उत्तर 12 से 15 वायुमंडलीय दाबों पर भरा होता है। गैस प्रेशर का स्टील पाइप 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर नाइट्रोजन से भरा होता है। उच्च दबाव पर यह नाइट्रोजन गैस केबल को बाहर से रेडियल के रूप में संपीड़ित करती है, इसलिए यह पेपर इंसुलेशन की परतों के बीच किसी भी रिक्त स्थान को बंद कर देती है। अगला प्रश्न, 230 वोल्ट 4 तार 3 फेज प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग में चिन्हित किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदासीन यानी न्यूट्रल के लिए आपका काला होगा, अर्थिंग के लिए हरा होगा, लाल नीला पीला ये आपके फेज के लिए होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लाल पीला नीला जो है फेज के लिए होते हैं, हरा अर्थिंग के लिए, काला जो है न्यूट्रल तार के लिए होता है। और यहाँ पर एक देख सकते हैं जो कि अधिक जानकारी आपको देते हैं। एकल फेज यानी सिंगल फेज लाइन के लिए आपका लाल होता है, और एकल फेज न्यूट्रल के लिए आपका काला होता है, अर्थ के लिए आपका हरा होता है। 3 फेज तार के लिए यहाँ पर लाल पीला और नीला होता है 3 फेज में, और 3 फेज न्यूट्रल में जो होता है आपका काला होता है। 3 फेज यानी 3 कोर लचीली केबल जो होती है ये भूरी होती है। न्यूट्रल तार 3 कोर वाली लचीली केबल आपकी नीली होती है। ये आपको जरूर याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थ तार यानी 3 कोर वाली लचीली केबल के लिए हरा पीला होता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग डेड डैश को कम करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर भावर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। एक मशीन के कोर के लिए पटलित यानी लेमिनेशन का उपयोग भावर धारा हानि को यानी एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। डीसी मशीन के आर्मेचर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन जो स्टील द्वारा किया जाता है, जिसकी मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.50 mm तक होती है, और लेमिनेशन वार्निश द्वारा एक दूसरे से विद्युत रोधी रहती हैं। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे कि 4 पोल लैप वाइंडिंग डिश धारा शंट जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली, जिसमें से प्रत्येक 0.004 ओम के आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होगा। जैसा कि यहाँ पर एक टर्न का प्रतिरोध यहाँ पर देख सकते हैं, प्रति समांतर पथ प्रतिरोध यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार करेंगे। और यहाँ पर फार्मूला आपका होता है कुल आर्मेचर प्रतिरोध बराबर प्रति समांतर पथ प्रतिरोध बटे समांतर पथों की संख्या। फार्मूले पर मान रख के भाग देंगे, आप पर 0.00 मतलब 0.055 यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि दिश धारा मशीन के लिए दिक् परिवर्तक खंड डेड डैश से बने होते हैं। सही उत्तर जो कि यहाँ पर आपका कठोर कर्षित हार्ड ड्रॉन तांबा के बने होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, डीसी मशीन के दिक् परिवर्तन खंड यानी कम्यूटेटर सेगमेंट कठोर कर्षित तांबा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। और कम्यूटेटर डीसी मशीन में आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है, और इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, क्योंकि यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदलता है, और कम्यूटेटर से ब्रशेस जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न, एक दिक्परिवर्तक में खंडों की संख्या डेड डैश की संख्या के बराबर होती है। सही उत्तर आर्मेचर कुंडली के बराबर की संख्या के बराबर होती है। एक कम्यूटेटर में खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडली आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है। डीसी मशीन में आर्मेचर उसका घूमने वाला भाग होता है, इसमें वाइंडिंग होती है।
और तथा कम्यूटेटर आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है और मैकेनिकल रेक्टिफायर का कार्य करता है। एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है। अगला है कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है। अगला प्रश्न, हर लूप के अंत पर बिठाए गए तांबे की दीर्घवृत्त को कहते हैं। सही उत्तर कम्यूटेटर कहते हैं। डीसी मशीनों के आर्मेचर कुंडलियों को सोल्डरिंग किए जाने वाले तांबे के अर्धवृत्त को कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं, जहां पर कुंडलियां सोल्डरिंग होती है। कम्यूटेटर के उस भाग को राइजर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच उपलब्ध प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहा जाता है। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच धारा का प्रवाह के लिए उपलब्ध प्रतिरोध को ब्रश कॉन्टैक्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में ब्रशों को क्या कार्य है। सही उत्तर कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना इसका कार्य होता है। देख लेते हैं आपको यहाँ पर डीसी जनरेटर में ब्रशों कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना होता है तथा बाह्य परिपथ को प्रदान करना होता है। ब्रश होल्डर में लगाए जाते हैं तथा यह छोटी मशीन में कार्बन के बने होते हैं। बड़ी मशीनों के कार्बन व तांबे के होते हैं। अगला प्रश्न, जनित्र में ब्रश बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जनित्र में ब्रश बनाने के लिए सामान्यतः कार्बन तथा ग्रेफाइट का प्रयोग में लिया जाता है। कार्बन का प्रयोग छोटी मशीनों में तथा ग्रेफाइट धात्विक ब्रशों का प्रयोग बड़ी तथा ऐसी मशीनों के लिए किया जाता है जहां मूल्य को नहीं कार्य को मान्यता अधिक देनी हो। यहाँ पर आपका ब्रश के लिए आपका कार्बन और ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है, आप इतना याद रखिए। अगला प्रश्न, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट डेड डैश के जरिए प्राप्त होता है। सही उत्तर कम्यूटेटर और ब्रशेस से प्राप्त होता है। देखते हैं यहाँ पर डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट कम्यूटेटर और ब्रशेस के जरिए प्राप्त होता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है तथा ब्रशेस चार्ज को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया ब्रशेस की बेडिंग का अर्थ है। सही उत्तर कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना होता है। देखते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना ही ब्रशेस की बेंडिंग कहलाती है। ब्रश प्रायः कार्बन का बना होता है तथा इसका कार्य बाह्य परिपथ में धारा को ले जाने के लिए पथ प्रदान करना होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि यहाँ पर 4 बिंदु यानी 4 पॉइंट स्टार्टर कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही उत्तर क्षेत्र नियामक यानी फील्ड नियामक द्वारा विस्तृत परस्पर गति नियंत्रण करने के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न, 4 बिंदु यानी 4 पॉइंट स्टार्टर क्षेत्र नियामक फील्ड रेगुलेटर द्वारा विस्तृत परास यानी वाइड रेंज पर गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल के लिए किए जाते हैं। स्टार्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जो डीसी मोटर के आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं और इनका मुख्य कार्य स्टार्टिंग करंट को सीमित करना होता है। और यहाँ पर देखते हैं हम डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर निम्न प्रकार के होते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग जो है शंट और कंपाउंड दोनों मोटर में करते हैं और यहाँ पर जो मुख्यतः डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो है सीरीज मोटर के लिए हम करते हैं। एक विद्युत संकर्षण दिश धारा सीरीज मोटर के लिए इसके डेड डैश के कारण नियोजित करता है। सही उत्तर उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण के नियोजित करने के लिए करता है। देखते हैं यहाँ पर एक विद्युत संकर्षण यानी ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर को नियोजित किया जाता है क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का प्रवर्तन यानी स्टार्टिंग टॉर्क उच्च यानी हाई होता है। यहाँ पर देखते हैं डीसी सीरीज मोटर की फील्ड यानी क्षेत्र कुंडली यानी आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी होती है और यह मोटे तारों की कम टर्न देकर बनाई जाती है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है डीसी सीरीज मोटर की स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों उच्च होते हैं और इसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के कारण ट्रैक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपका इस प्रकार जो कि इसका प्रयोग जो है होएस्ट लिफ्ट कन्वर्टर क्रेन इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया जो कि अंतराध्रुव तक मुख्य कार्य दिष्ट धारा मशीन के भारित होने पर ब्रश और दिक्परिवर्तक के बीच डेड डैश को कम से कम करना होता है।
सही उत्तर स्फुलिंगन यानी आपका यहाँ पर स्पार्किंग को कम करना होता है। अंतराध्रुव का मुख्य प्रकार दृष्ट धारा मशीन के भारित होने पर ब्रुश और दिक्परिवर्तक के बीच स्पार्किंग को कम से कम करना होता है। इंटरपोल यानी अंतराध्रुव संख्या सदैव मुख्य ध्रुव के बराबर होती है। अगला प्रश्न, यदि क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल्स की संख्या 2 है तो इंटरपोल की संख्या क्या है? चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि पोल्स की संख्या 2 है तो इंटरपोल की संख्या यहाँ पर दुगनी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मशीन में इंटरपोल डैश डैश से जुड़े होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सीरीज फील्ड के साथ सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। देखते हैं यहाँ पर पूरी व्याख्या, जैसे कि यहाँ पर डीसी मशीन में मुख्य पोलों के बीच स्थापित छोटे पोलों को इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल पर स्थापित वाइंडिंग सदैव आर्मेचर वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड के सीरीज क्रम में स्थापित की जाती है तथा इसमें घुमावों की संख्या मुख्य वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग में घुमावों की संख्या से 1/3 होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किसी डीसी जनरेटर में यंत्रध्रुव परिवेष्टन यानी वाइंडिंग कैसे जुड़े रहते हैं? सही उत्तर, निकटवर्ती ध्रुव के आगे आर्मेचर और समान ध्रुवता के साथ सीरीज क्रम में जुड़े रहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया गया, जैसे कि किसी डीसी जनित्र में अंतराध्रुव परिवेष्टन निकटवर्ती ध्रुव के आगे आर्मेचर और समान ध्रुवता के साथ सीरीज क्रम में होते हैं। साथ ही ज्ञात रहे जनित्र वास्तव में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह भी ज्ञात रहे कि इंटरपोल की संख्या सदैव मुख्य पोल के समान होती है। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। यह आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा की ओर स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 1000 प्राथमिक टर्न वाले परिणामी ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर को प्रदाय यानी फेज यानी आपकी यहाँ पर 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है तो द्वितीयक वोल्टता 400 वोल्ट है के लिए द्वितीय वर्तन यानी द्वितीय टर्न के लिए कितनी होगी? आपको यहाँ पर जैसे कि V1 आपका दिया गया 250, V2 दिया गया 400 और N1 1000 दिया गया और N2 आपको निकालना है। फार्मूले पर यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि इस प्रकार N2 आपका निकल कर आ जाएगा 1600। राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र के समांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर के समान वोल्टता अनुमत होना चाहिए और ट्रांसफार्मर में समान रूपांतरण अनुपात होना चाहिए। यह आपके अनुपात समान होना चाहिए, यानी आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर को समान आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। ये सभी आपके सही हैं, जबकि आपका ट्रांसफार्मर के समान केवीए अनुमत होना चाहिए, यह आपका गलत दिया गया है। यही आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर समांतर यानी परिणामित की समांतर प्रचालन की शर्तें जो दी गई हैं, ट्रांसफार्मर की प्रचालन आवृत्ति समान होनी चाहिए, समान ध्रुवता के होने चाहिए और 1/R का अनुमत समान होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो समान होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या है? सही उत्तर, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। जैसा कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर पावर गेन बढ़ नहीं सकता है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता मान को ही बढ़ा घटा सकता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। सही उत्तर, अनंत होता है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध अनंत होता है, क्योंकि इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंगों में किसी प्रकार के विद्युत संबंध नहीं होता है, यह केवल मैग्नेटिक संबंध होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया, निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग डैश डैश पर स्पेसिफाई करते हैं। सही उत्तर, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में स्पेसिफाई करते हैं। निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग केवल सेकेंडरी वाइंडिंग से निर्धारित करता है, क्योंकि कॉपर सेकेंडरी वाइंडिंग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि डैश डैश से होगी। सही उत्तर द्वितीयक धारा में कमी होगी। ट्रांसफार्मर द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी होगी, अर्थात लपेटों की संख्या में वृद्धि होने पर धारा में कमी आती है। वोल्टा के मान में वृद्धि होती है तो जिससे धारा में कमी होती है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर प्राथमिक वक्र कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं। जिस वाइंडिंग में लोड जुड़ा हुआ होता है उसे द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग डैश डैश होना चाहिए। सही उत्तर निम्न अनिच्छा होना चाहिए। एक चुंबकीय प्रवाह का मार्ग निम्न अनिच्छा की पालना करता है, क्योंकि अगर अनिच्छा यानी रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो चुंबकीय प्रेरण कम होगा। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर एक करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग डैश डैश से होते हैं। सही उत्तर कुछ फेरे होते हैं प्राथमिक वाइंडिंग में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी देता हूं, जो कि इस प्रकार है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग में कुछ फेरे होते हैं और करंट ट्रांसफार्मर उच्च एसी धारा मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे लाइन के सीरीज में संयोजित करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली को हमेशा शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं। अगला प्रश्न, एक शक्ति गुणक मापक में होता है, क्या होता है? सही उत्तर धारा कुंडली तथा दो विभव कुंडली होती है। एक धारा कुंडली और दो विभव कुंडली होती हैं। देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि इस प्रकार है। शक्ति गुणक मापक में एक धारा कुंडली तथा दो विभव कुंडली होती हैं। जहाँ प्रत्येक क्षण भार बदलता है, जैसे औद्योगिक इकाइयों में, वहाँ पर शक्ति गुणक मापी का प्रयोग किया जाता है। शक्ति गुणक मापी दो प्रकार के होते हैं, जो कि डायनमोमीटर प्रारूपी और चल लव प्रारूपी होते हैं। अगला पॉइंट, जो कि शक्ति गुणक मापी में संकेतक या चल कुंडली के साथ लगा रहता है। शक्ति गुणक मापी में कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न, एक विभव मापी को भार के सीरीज में संयोजित कर दिया जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर परिपथ में लगभग नगण्य धारा प्रवाहित होगी, जो कि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र यानी फील्ड उत्तेजन ऐसी है कि यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत वाहक बल बड़ा है वोल्टेज से और मोटर अग्रगामी धारा कर्षित करती है, तो इस मोटर को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर अति उत्तेजित कहा जाता है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार है। किसी तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र यानी फील्ड उत्तेजन यानी फील्ड एक्साइटेड विद्युत वाहक बल बड़ा है वोल्टेज से और मोटर अग्रगामी धारा कर्षित करती है, तो इसे मोटर को अति उत्तेजित कहा जाता है। तुल्यकालिक मोटर तीनों ही शक्ति गुणांक के साथ कार्य कर सकती हैं तथा निम्न भार पर भारहीन अवस्था में तब जब यह शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो इसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। जहाँ शब्द सिंक्रोनस का तात्पर्य प्रत्येक स्थिति में नियंत्रणता बनाए रखने से होता है। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर यदि डैश डैश हो तो पश्चगामी शक्ति गुणक होगा। सही उत्तर जो कि अउत्तेजित और सामान्य उत्तेजित होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि सामान्य उत्तेजना के लिए इकाई यानी यूनिटी होती है, और यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, और अति उत्तेजना के लिए पावर फैक्टर इसमें अग्रगामी यानी लीडिंग होगा। निम्न उत्तेजना के लिए यहाँ पर पावर फैक्टर आपका लैगिंग यानी पश्चगामी होगा। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक यानी पावर फैक्टर उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर इसे उत्तेजन में अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए, जो कि समांतर में इसे लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंक्रोनस मोटर जब उच्च पावर फैक्टर के लिए प्रयुक्त होती है तो तब इसे उत्तेजित से अधिक के साथ बिना लोड के संचालित करना चाहिए। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र यानी फील्ड एक्साइटेशन ऐसा है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल छोटा है वोल्टेज, तो मोटर को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर जो कि अल्प उत्तेजित यानी अंडर एक्साइटेड कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि दिया गया है तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि
फील्ड उत्तेजन ऐसा है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल छोटा है वोल्टेज मोटर से, तो अल्प यानी अंडर उत्तेजित कहा जाता है। इस प्रकार की फील्ड उत्तेजना यहाँ पर देख सकते हैं, या अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड मशीन को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लैंप के प्रचालन के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है? सही उत्तर फ्लोरोसेंट लैंप यानी प्रदीप्ति लैंप के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक होते हैं। प्रदीप्ति लैंप के प्रचालन के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक होता है। आर्क लैंप को एसी तथा डीसी दोनों पर प्रचलित किया जाता है, जबकि मरकरी तथा सोडियम के लिए एसी प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रदीप्ति के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित के आधार पर करना चाहिए। सही उत्तर शक्ति रेटिंग यानी पावर फैक्टर शक्ति रेटिंग पर करना चाहिए। किसी रेक्टिफायर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन शक्ति रेटिंग के आधार पर करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? सही उत्तर सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर आपका मेटल रेक्टिफायर कहलाता है। देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर इसमें एक बड़े आकार की तांबे अथवा एल्युमिनियम की एक गोल अथवा आयताकार चकती होती है। इस चकती के एक और उपयुक्त अचालकों पदार्थों की परत चढ़ा दी जाती है। अचालक पदार्थ परत के ऊपर एक छोटे आकार की लेड चकती दबाव के साथ लगा दी जाती है। अगला प्रश्न, हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता होती है, एक डायोड की आवश्यकता होती है। सेंटर टैप्ड में 2 डायोड की आवश्यकता होती है और ब्रिज रेक्टिफायर में आपको यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपका 4 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, डायोड के कार्य की तुलना डैश डैश के कार्य से की जा सकती है। सही उत्तर स्विच के कार्य से की जाती है। डायोड स्विच की भांति कार्य करता है। डायोड सामान्यतः डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है तथा रिवर्स बायस में कार्य नहीं करता है, अतः डायोड एक स्विच की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, डायोड बी वाई 127 में बी का मतलब डैश डैश है और वाई का मतलब डैश डैश है। बी का मतलब आपका यहाँ पर सिलिकॉन है और यहाँ पर वाई का मतलब जो है रेक्टिफायर से है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि यहाँ पर सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने तापमान तक मतलब कितना तापमान तक कर सकता है? सही उत्तर आपका है जो कि 200 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन डायोड का उपयोग 200 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसमें लीकेज धारा का मान भी कम होता है, जो कि स्थायित्व बढ़ाता है। अगला प्रश्न, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किसको प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक प्राप्त किया जाता है। त्रुटि वोल्टेज बराबर आउटपुट विभाजक बटे वोल्टेज विभाजक होता है। अगला प्रश्न, एक डायोड में डायोड के क्षतिग्रस्त हुए बिना उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर अधिकतम अग्रसित वृद्धि धारा कहा जाता है। एक डायोड में डायोड से क्षतिग्रस्त हुए बिना उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को अधिकतम अग्रसित वृद्धि धारा कहा जाता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि एक सिलिकॉन डायोड अग्रवोल्टता का तापमान गुणांक डैश डैश है। सही उत्तर -2.2 MV/डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ की देख सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में एक अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो क्या होगा? सही उत्तर धीरे चलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिए गए, यदि एक 16 पोल वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में है तो अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो पंखा धीरे चलेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह कहलाती है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा संघनित यानी कंस्ट्रक्टेड वाइंडिंग कहलाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह संघनीकृत वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ संकेंद्रित रूप से स्थापित की जाती हैं, अतः उन्हें क्रमशः छोटे से बड़े आकार तक बनाया जाता है और इसमें अधिक कूलिंग स्थान प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल फेज आमतौर पर समकेंद्री वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न,
यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है। सही उत्तर कंसेंट्रिक वाइंडिंग यानी संकेंद्रित वाइंडिंग कहलाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ पर दिया गया किसी यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह संकेंद्रित वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक हो तो वह भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो कहलाती है। सही उत्तर जो कि वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहलाती है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं जो कि इस प्रकार है, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक हो तो वह भिन्न खांचों में व्यवस्थित होती है तो वह वितरित वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियों के पार्श्व भिन्न भिन्न स्टेटर खांचों में स्थापित किए जाते हैं और इनमें प्रत्येक वाइंडिंग की पिच समान होती है। अगला प्रश्न जानने से पहले दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो कि ये आपके हर भर्ती के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ कि आपके इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका यूपी पीसीएल, टीजी2, यूपी आर्मिनल, टीजी2, टेक्निकल हेल्पर, पंजाब पीसीएल, बिहार पीसीएल और एमपी पीजीसीएल, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। सेल, ईसीओ, डीआरडीओ, कोई भी का एग्ज़ाम हो जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों इस समय काफ़ी सारी वैकेंसी चल रही हैं, इसमें से आपको एक सीट पक्की करना है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी सीटें हैं, जो कि हर स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। महाराष्ट्र के लिए सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपको एक सीट 2024 में लेना है, इसलिए आप इलेक्ट्रिशियन से जुड़े रहें और अपना मान लो टेक्निकल काफ़ी अच्छा मजबूत कर लीजिए। और साथ साथ आप नॉन टेक को भी ध्यान दीजिए, जो कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ रोज़, जो कि वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से आपको जीके से प्रश्न दे रहा हूँ और साइंस से, वो सभी वीडियो जरूर देखा करिए। चलिए, यदि बायस क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मध्य बिंदु के निकट के रूप में सेट किया गया है तो यह डेड डैश है। सही उत्तर क्लास ए प्रवर्धक यानी क्लास ए एम्पलीफायर कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि वर्ग ए प्रवर्धक में प्रचालन बिंदु को आउटपुट अभिलक्षणों के मध्य सक्रिय क्षेत्र में स्थिर रहते हैं। इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र 360 के लिए प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर 2 है। एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों की संख्या 2 होती है। डार्लिंगटन एम्पलीफायर वास्तव में धारा गेन बढ़ाता है, जिसे बीटा गेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर दोलक क्या है? सही उत्तर सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोलक जो है एक सकारात्मक प्रतिक्रिया यानी पॉजिटिव फीडबैक वाला एक एम्पलीफायर होता है। आइसोलेटर एक आघूर्णी युक्ति होती है। आइसोलेटर परिवर्तित करता है, सही उत्तर क्षीण सिग्नल को वर्धित प्रवर्धित सिग्नल में बदलता है। अगला प्रश्न, यानी कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलता है। जैसा कि किसी ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सही उत्तर खुला पास लब्धि एकक होनी चाहिए और फीडबैक धनात्मक होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है, जैसा कि आपका ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए खुला पास लब्धि एकक होनी चाहिए और फीडबैक जो है धनात्मक होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो कि ट्यूबलाइट और परिपथ में उपलब्ध वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित के द्वारा उत्पन्न होता है। सही उत्तर जो कि चौक के द्वारा उत्पन्न होता है। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह चौक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत होती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर 5 से 7 वाट तक खपत होती है। अगला प्रश्न, जो कि प्रदीप्तिशील यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है? सही उत्तर जो कि निस्सरण को प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि एक मध्यवर्ती स्विच में डैश डैश होते हैं। सही उत्तर 4 सिरे होते हैं। एक मध्यवर्ती स्विच में 4 सिरे होते हैं। यह 4 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति है जिसके चारों टर्मिनल को क्षैतिज तल में अथवा क्रॉस रूप में संयोजित किया जा सकता है। इसका उपयोग एक लैंप विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर फ्यूज उड़ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।